Hello students, good morning to all of you. How are you? I hope you are fine. Okay, students, we are studying synthesis, and in synthesis we are studying about simple sentence and the methods of the simple sentence. कि हम अभी तक यही पढ़ रहे थे सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं, सिंपल सेंटेंस को बनाने के कौन कौन से मेथड होते हैं और किस तरीके से किन किन कंडीशंस में किन किन रूल्स के साथ हम सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। तो आपने देखा कि हमने सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए 8 मेथड्स का यूज किया, 8 तरीके हमने सीखे सिंपल सेंटेंस को बनाने के लिए। स्टूडेंट्स, ये जरूरी नहीं होता कि इस एक ही मेथड एक सेंटेंस में यूज किया जाए, हमें अपने माइंड से देखना होता है सेंटेंस को पढ़ने के बाद कि उसमें उन 8 मेथड में से कौन सा मेथड आप यूज कर सकते हैं, कौन सा मेथड अप्रोप्रिएट है, ज्यादा उपयुक्त है। ठीक है, सेंटेंस को पढ़ें, समझें और देखें कि कौन सा मेथड ज्यादा अच्छा है किसी सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए। ठीक है, आपको सिंपल सेंटेंस की डेफिनेशन बताई गई थी और सारे प्रोसीजर बताए गए थे। तो चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, हमने जब सबसे स्टार्टिंग में सिंथेसिस करना सीखा था तो अभी हमने आपको बताया था कि सेंटेंस 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 सिंपल सेंटेंस, नंबर 2 कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और नंबर 3 कंपाउंड सेंटेंस। क्लियर? तो हमने अब तक सिंपल सेंटेंस की डेफिनेशन देखी और उसे बनाने के मेथड सीखे। अब हमारा जो नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो हम देखेंगे सबसे पहले कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। सबसे पहले देखा कि सिंपल सेंटेंस क्या था, उसकी डेफिनेशन दी। अब उसके बाद सेम वैसे ही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, क्योंकि जब हम आगे प्रोसीजर सीखेंगे, वे सीखेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाने के लिए, तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि जिस सेंटेंस को हम बना रहे हैं उस सेंटेंस में किस चीज का होना जरूरी है। ठीक है, सिंपल सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब का होना जरूरी था, उसके अदर जो भी वर्ब होती थी हम उसे कुछ भी पार्टिसिपल, इंफिनिटिव, gerund या एक्सेट्रा हमसे कुछ भी बना लेते थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर हम सेंटेंस बनाएंगे कॉम्प्लेक्स तो कौन सी कंडीशन हमारे सेंटेंस में होनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके तरीके सीखेंगे कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, सिंपल सेंटेंस वो होता था जिसमें एक फाइनाइट वर्ब होती थी। ठीक है, एक निश्चित मेन वर्ब, ये उसकी मेन डेफिनेशन थी, वही हमें पहचान करनी होती थी सेंटेंस। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, पहले यहाँ देखते हैं। इसमें कम से कम 2 क्लॉज अवश्य होंगे। क्या होना चाहिए, इसमें कम से कम 2 क्लॉज होनी चाहिए, और वो भी कैसी, जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है जिसे हम हिंदी में मुख्य वाक्य कहते हैं, और दूसरी होती है शेष जो होती है, उसमें शेष का अर्थ है यहाँ पर 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। ठीक है, तो जो शेष होती है वो होती है सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज को हिंदी में कहते हैं आश्रित उपवाक्य। आश्रित मीन्स जो दूसरे पर निर्भर हो अपने अर्थ को पूरा करने के लिए। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है, ये निश्चित है कि प्रिंसिपल क्लॉज हमेशा इन सेंटेंस में एक ही होगी। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है और शेष जितनी भी होती हैं, चाहे वो 1 हो, 2 हो या कितनी भी, वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती हैं, मीन्स आश्रित उपवाक्य होते हैं। ठीक है, तो दोबारा मैं आपको बता दूं, ऐसा सेंटेंस जिसमें क्या होना चाहिए, एक प्रिंसिपल क्लॉज हो प्लस पी का मतलब प्रिंसिपल, सी का मतलब क्लॉज। ठीक है, एक प्रिंसिपल क्लॉज हो और जो बाकी हैं वे सब सबऑर्डिनेट क्लॉज हो, उसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। तो आई थिंक आपको डेफिनेशन लर्न हो गई होगी कि सिंपल सेंटेंस किसे कहते थे और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसे कहते हैं। ये भी जरूरी है कि आप इनके साथ साथ, इन रूल के साथ साथ इनकी डेफिनेशन भी लर्न करें। इसके बिना आप सेंटेंस को बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स या सिंपल नहीं बना सकते। तो ये डेफिनेशन के रूप में आपने याद कर लिया कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होगा। अब समझते हैं कि प्रिंसिपल क्लॉज किसे कहते हैं और सबऑर्डिनेट क्लॉज किसे कहते हैं, क्योंकि हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि क्लॉज क्या होते हैं, प्रिंसिपल कहाँ से आई क्लॉज में, और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज कहाँ से आई, इसका मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले एक यहाँ पर ये देख लेते हैं। पहले आता है 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ा जाता है, किसमें, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसा होगा, जिसमें 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ते हैं। ये क्लियर हो गया। अब समझते हैं कि क्लॉज क्या होती है। देखिए क्लॉज मीन्स होता है वाक्य, ठीक है, लेकिन क्लॉज मीन्स
ये भी उपवाक्य होता है, ये भी उपवाक्य होता है, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है, दोनों में अंतर क्या है? आपने पढ़ा वाक्य क्या होता है? जब हमें कोई एक बड़ी लंबी बात बता दी जाती है और लास्ट में फुल स्टॉप लगा दिया जाता है इंग्लिश में, तो हम उसे एक सेंटेंस कहते हैं। जैसे हमने पढ़ा शी इज रीडिंग अ बुक, ये क्या है? ये एक सेंटेंस है। कैसे पता चला? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है और लास्ट में फुल स्टॉप लगा हुआ है, तो इसलिए क्या है? ये एक सेंटेंस है। ठीक है, अब कुछ सेंटेंस आपने एक छोटा सा सेंटेंस है, इसमें हमारे पास सिर्फ सब्जेक्ट है, वर्ब और ऑब्जेक्ट है, लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो काफी लेंथी होते हैं। जैसे यहां पर हम लिख दें आई सा अगर I saw a girl who is sitting in the corner is my friend. तो इस सेंटेंस में I सब्जेक्ट है, saw वर्ब है, girl हमारा ऑब्जेक्ट है। इस तरीके से who एक प्रोनाउन है, is वर्ब है, sitting वर्ब है, यहाँ पर in प्रीपोजिशन है, और ये आपका है corner, ये भी नाउन है, इज वर्ब है, माई फ्रेंड ये एक क्या है? हमारा नाउन है। ठीक है, ये मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग बता दिया क्या क्या है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि पूरा का पूरा क्या है? एक सेंटेंस, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट सब आए हुए हैं और लास्ट में फुल स्टॉप लगा हुआ है, तो क्या है? ये एक सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस में क्योंकि काफी लेंथी है, इसमें क्लोज भी है और इसमें फ्रेजेस भी है। अब देखते हैं क्लोज फ्रेजेस क्या होती है। आई सा अ गर्ल, ये एक क्लोज है। क्लोज उसे कहते हैं जिसमें एक अपना सब्जेक्ट भी होता है, एक अपनी वर्ब भी होती है, ऑब्जेक्ट हो या ना हो, ये कोई मायने नहीं रखता, ऑब्जेक्ट है तब भी ठीक, नहीं है तब भी ठीक। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें ऐसा सेंटेंस का एक ऐसा भाग, ठीक है, सेंटेंस नहीं कहेंगे, सेंटेंस का एक छोटा सा ऐसा भाग जिसमें अपना सब्जेक्ट होता है और अपनी वर्ब होती है, उसे हम क्लोज कहते हैं। ठीक है, आई सागर ये एक क्लोज है, सेंटेंस नहीं है, क्योंकि सेंटेंस तो एक पूरा है। ठीक है, सेंटेंस का एक छोटा सा हिस्सा, छोटा सा भाग, ये क्लोज है। हु इज सिटिंग, ये भी एक, यहाँ पर इज सिटिंग, हु इज सिटिंग इन द कॉर्नर, ये भी क्या है? एक क्लोज है, क्योंकि इसमें हमारे पास वर्ब भी है और नाउन भी है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर हु सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, तो ये भी हमारे क्या है? क्लोज है। ठीक है, इज माई फ्रेंड, ये कोई क्लोज नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास वर्ब तो है, लेकिन यहाँ पर कोई हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो ऐसा पार्ट सेंटेंस का जिसमें अपनी वर्ब होती है, सब्जेक्ट होता है, वो क्लोज होता है। ये आपको क्लियर हो गया। अब देखते हैं फ्रेज क्या होती है। फ्रेज वो होती है जिसमें दो या दो से अधिक वर्ड जुड़े रहते हैं, चाहे वो वर्ड प्रीपोजिशन हो, आर्टिकल हो और कोई नाउन हो या प्रोनाउन। ठीक है, जैसे इसमें आप इसे देखो, इन द कॉर्नर, कोने में। ठीक है, अगर आज केवल इतना बोलते कॉर्नर, कोना, तो ये तो नाउन होता, लेकिन यहाँ पर इन द कॉर्नर तीन शब्द जुड़ गए, कोने में, कोई वर्ब तो नहीं है यहाँ पर, मेन वर्ब, तो इसलिए एक फ्रेज है। ठीक है, सेंटेंस का एक छोटा सा भाग जिसमें प्रीपोजिशन हो सकती है, नाउन हो सकता है, लेकिन वर्ब नहीं होती। ठीक है, अपना कोई पूर्ण अर्थ नहीं होता, तो वो फ्रेज होती है। क्लियर हो गया आपको क्लोज और फ्रेज क्या होती है? अभी देखते हैं कि क्लोज कितनी तरह की होती है, क्लोज के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। यहाँ पर एक चीज और बताना चाहूंगी आपको कि प्रिंसिपल क्लोज सेंटेंस का वो भाग होता है जो अपने आप में पूर्ण होता है, जिसे किसी अदर सेंटेंस की जरूरत नहीं होती अपना अर्थ बताने के लिए। ठीक है, और सबऑर्डिनेट क्लोज वो होती है जो आश्रित होती है दूसरे सेंटेंस पर। ठीक है, अपने अर्थ को पूरा करने के लिए, जैसे कि मैंने कहा आई सा अगर, जैसे अभी हम सेंटेंस यहाँ पर कर रहे थे, आई सा अगर दैट हु इज माई फ्रेंड।
आई सा गर्ल, मैंने एक लड़की को देखा, हु इज माई फ्रेंड, जो कि मेरी मित्र है। ठीक है, जो मेरी मित्र थी, वो रख लेते हैं। ठीक है, वो माई फ्रेंड जो मेरी मित्र थी। इस सेंटेंस में एक तो ये आई सा गर्ल, ये तो प्रिंसिपल क्लोज है, ये पूर्ण वाक्य है। ये जो क्लोज है, प्रिंसिपल क्लोज, वाक्य तो नहीं कह सकते कि वाक्य तो पूरा है, ये क्लोज है जो कि पूर्ण है। इसे किसी और सेंटेंस को आपकी जरूरत नहीं है अपना अर्थ पूरा करने के लिए। मैंने एक लड़की को देखा, क्लियर, आगे कुछ और लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये तो हमारी होती है प्रिंसिपल क्लोज। ठीक है, जो अपने आप में पूर्ण है। और यहाँ पर हु वाज माय फ्रेंड, जो मेरी मित्र थी, ये एक सबऑर्डिनेट क्लोज है, आश्रित वाक्य है, सबऑर्डिनेट क्लोज। ठीक है, इसका अर्थ अपना पूरा नहीं है, इसे अपना अर्थ पूरा करने के लिए इस क्लोज की जरूरत है, इस पर यह आश्रित है, इसलिए सबऑर्डिनेट क्लोज है। ठीक है, ये सबऑर्डिनेट क्लोज हु लगने से बनी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हु नाउन की तरह काम कर रहा है, वर्ब और फिर अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आश्रित है, जो कि, अब ये बताओ, ये कोई सेंटेंस नहीं होता जो कि मेरी मित्र थी, ये कोई पूर्ण अर्थ वाला सेंटेंस नहीं है, तो इसलिए क्या है, ये अपूर्ण सेंटेंस, अपूर्ण वाक्य, उपवाक्य है। और अपूर्ण उपवाक्य इससे लगने से पूरा हुआ। इस तरीके से ऐसा सेंटेंस जिसमें प्रिंसिपल क्लोज हो, अपना अर्थ पूरा करने वाली, और एक आश्रित उपवाक्य यानी सबऑर्डिनेट क्लोज हो, उसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, अब ये देखते हैं कि जो सबऑर्डिनेट क्लोज होती है कितनी तरह की होती है, क्योंकि जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो हमें सबऑर्डिनेट कंजक्शंस लगाने पड़ेंगे दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए। तो उसके लिए जानना जरूरी है कि सबऑर्डिनेट क्लोज कितनी तरह की होती है। तो देखते हैं सबऑर्डिनेट क्लोज के टाइप्स। सबऑर्डिनेट क्लोज तीन तरह की होती है। नंबर 1 नाउन क्लोज, नंबर 1 नाउन क्लोज, नंबर 2 एडजेक्टिव क्लोज, और नंबर 3 होती है एडवर्ब क्लोज। क्लियर, सबऑर्डिनेट कितने तरह की होती है, सबऑर्डिनेट क्लोज 3 तरह की होती है। सबऑर्डिनेट का मीनिंग मैं आपको समझा चुकी हूँ। नंबर 1 नाउन क्लोज, नंबर 2 एडजेक्टिव क्लोज और नंबर 3 एडवर्ब क्लोज। अब यही तीनों हमारे मेथड हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाने के लिए। उनमें सबसे पहले नंबर आता है नाउन क्लोज का। तो अब समझते हैं कि नाउन क्लोज किसे कहते हैं और नाउन क्लोज के द्वारा किन किन शब्दों को, नाउन क्लोज के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं जिनके द्वारा हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को जोड़ सकते हैं, दो सेंटेंस जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो पहला नंबर लेते हैं नाउन क्लोज। यहाँ पर देखते हैं नाउन क्लोज। नाउन का क्लोज जो कि भी आपको बताया गया था कि नाउन क्लोज किस किस तरीके से सेंटेंस में प्रयोग की जाती है, कितने रूपों में प्रयोग की जाती है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं नाउन। नाउन क्या होता है, जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम होता है। ठीक है, क्लोज मैं आपको समझा चुकी हूँ। और नाउन जो होता है वो सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में भी आता है, क्योंकि जब हम सेंटेंस पढ़ते हैं तो सबसे पहले स्टार्टिंग में नाउन आता है कि नहीं आता, और कभी कभी सेंटेंस के बीच में भी आता है, कभी कभी सेंटेंस के लास्ट में भी आता है। नाउन ऐसा वर्ड होता है जो सेंटेंस के स्टार्टिंग, लास्ट के बीच में कहीं भी आ सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ देखते हैं कि जो नाउन सेम ऐसे ही जो नाउन क्लोज है वो किस तरीके से किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ सकती है यानी सब्जेक्ट के रूप में, और वर्ब के बाद आ सकती है यानी ऑब्जेक्ट के रूप में, और कॉम्प्लीमेंट के रूप में किस तरीके से आ सकती है, या किसी प्रीपोजिशन के बाद किस तरीके से प्रयोग होती है। ठीक है, यहाँ पर एक ध्यान रखने वाली बात ये भी है कि ये हमेशा नाउन के साथ आती है। चलिए देखते हैं सब्जेक्ट के रूप में, यानी कि सब्जेक्ट के रूप में किस तरीके से हम प्रयोग करेंगे। ही इज अ किलर, वह एक किलर है। ठीक है, किलर मारने वाला। इट इज नॉन टू ऑल, यह सब जानते हैं। अब हमें क्या करना है, दोनों सेंटेंस को जोड़ना है, लेकिन हम वर्ड कौन कौन से यूज करेंगे उनकी लिस्ट में भी आपको थोड़ी देर बाद दूंगी। फिलहाल आप इन एग्जाम्पल को देखिए। ठीक है, तो नाउन क्लोज में कौन कौन से वर्ड जोड़ते हैं, इनमें दैट, हु, विच, व्हाट, इस तरह के वर्ड आप जोड़ सकते हैं।
ठीक है, तो इसमें नाउन क्लॉज भी यहाँ पर जब एक सेंटेंस में कोई बात बताई जाती है, कोई फैक्ट बताया जाता है, तो वो अक्सर दैट से ही जोड़ा जाता है। किसी व्यक्ति के कोई बारे में कोई बात बताई जाए तो वो हु से, किसी वस्तु के बारे में कोई बात बताई जाए उसे विच से, इस तरीके से जोड़ते हैं। ही इज अ किलर, वह किलर है, नई सूचना दी जा रही है, नई जानकारी दी जा रही है, तो दैट से जोड़ी जाएगी। ठीक है, तो अब हमें जो दैट है वो दैट कहाँ लगना है, दैट सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट कहाँ लगता है स्टार्टिंग में, तो सब्जेक्ट के रूप में दैट को लगाओगे आप, इस तरीके से सेंटेंस बनेगा दैट इज अ किलर। दैट का अर्थ यहाँ पर ही से नहीं है, ठीक है, दैट यहाँ पर एक सब्जेक्ट है, वह एक किलर है, वह एक मारने वाला है, इज नॉन टू ऑल, इट इज नॉन टू ऑल। He is a killer is known to all, यह सबके द्वारा जाना गया है, इन्हें सबको पता है, वह एक क्रिमिनल है, यह सबको पता है, इसका अर्थ ये निकलता है। इट यहाँ पे यूज नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम एक सब्जेक्ट यूज कर चुके हैं, इट यहाँ नहीं लिखना इस पर, ठीक है, कोमा लगा दो। चलिए अगला हमारा एग्जाम्पल है, रितु इज अ सिंगर, रितु एक सिंगर है, एवरीबॉडी नोज इट, प्रत्येक व्यक्ति है जानता है। ये सेंटेंस दैट को स्टार्टिंग में लिखकर भी बन सकता है, लेकिन हम यहाँ पर सीख रहे हैं कि दैट को किन किन तरीकों से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सेंटेंस किस तरीके से बने, अब की बार हमें दैट को ऑब्जेक्ट के रूप में लिखना है। ऑब्जेक्ट कहाँ आता है, हमेशा ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद आता है, तो लिखें रितु, हाँ पहले सेंटेंस लिखेंगे एवरीबॉडी नोज, प्रत्येक व्यक्ति जानता है, क्या जानता है कि रितु एक सिंगर है। नोज वर्ब के बाद क्या लिखना है, वह ऑब्जेक्ट, तो जाहिर सी बात है जो पोर्शन दैट के बाद हम लिखेंगे वो क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट कौन सा, नाउन क्लॉज का, दैट रितु इज अ सिंगर। चलिए प्रीपोजिशंस के ऑब्जेक्ट के रूप में, यानी कि अगर किसी प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट की तरह हम दैट का प्रयोग करें तो कैसे, ही सेज समथिंग, वह कुछ कहता है या उसने कुछ कहा, प्लीज लिसन टू इट, कृपया इसे सुनिए। तो यहाँ पर लिसन जो वर्ब है इसके बाद टू प्रीपोजिशन भी यूज की गई है। ठीक है, तो इस प्रीपोजिशन के बाद दैट का यूज किस तरीके से करें, तो हमारा सेंटेंस होगा प्लीज, क्योंकि आप दो सेंटेंस को जोड़ना सीख रहे हैं ना, तो ये हमें देखना है कि सेंटेंस को पहले लिखें या उसे। ठीक है, सेंटेंस वही पहले लिखा जाएगा, कृपया वह सुनिए जो वह कहती है, तो पहले वो लिखना पड़ेगा। सेंटेंस की हिंदी करके देखो तब कंबाइन करना आसान रहता है। ठीक है, तो सेंटेंस होगा प्लीज लिसन टू प्रीपोजिशन लगा दी। अब इसके बाद हम कंजंक्शन जोड़ेंगे, टू के बाद दैट नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया नाउन क्लॉज में केवल दैट का यूज नहीं होता, बहुत सारे ऐसे कंजंक्शन की तरह हम यूज करते हैं वर्ड्स को। तो जब कहने की बात आए तो वहां दैट नहीं, वहां व्हाट लगता है। ठीक है, जहां किसी नई बात को बताना वहां दैट लगता है, लेकिन जब कोई बात कहना हो या सुनना, लिसन आई से कहना है, वहां व्हाट लगता है। प्लीज लिसन टू व्हाट ही सेज, कृपया सुनिए जो उसने कहा है, जो वह कहती है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर प्रीपोजिशन के बाद अब के बाद व्हाट लिखा हमने, नाउन क्लॉज यहाँ से हमारी स्टार्ट हो गई वहां तक। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ दैट से स्टार्ट होकर यहाँ तक ये हमारी एक सबऑर्डिनेट क्लॉज भी है, आखिरी है इससे। ठीक है, और ये हमारी नाउन क्लॉज भी है। सेम इसमें भी इसके यहाँ पर दैट के बाद जो है ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज भी है हमारी, और उसी का एक भाग नाउन क्लॉज भी। ठीक है, चलिए वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में अगर कोई वर्ब आए, वर्ब जैसे इज आर एंड गोज आर, ये हेल्पिंग वर्ब जो आती है, इनके बाद जो हम ऑब्जेक्ट की तरह वर्ड यूज करते हैं वो कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। पूरक, किसी भी सेंटेंस का अर्थ पूरा करने के लिए जो शब्द लगाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट।
द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य ईस्ट में निकलता है, पूरब में निकलता है। दिस इज अ फैक्ट, यह एक फैक्ट है। अब जब कोई बात बताई जाए, कोई फैक्ट किसी को सूचना दी जाए तो वो दैट से जुड़ता है, इतना तो क्लियर है। लेकिन दैट लगना कहाँ है, दैट हमारा लगेगा कॉम्प्लीमेंट की तरह, कॉम्प्लीमेंट की तरह मतलब इजारम पॉसिबल के बाद। इस सेंटेंस में कोई इजारम पॉसिबल नहीं है, इसमें है, तो यहाँ पर आप इजारम के बाद क्या लिखेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस क्या होगा, द सन राइजेस इन द ईस्ट इज अ फैक्ट। देखते हैं कैसे सेंटेंस होगा, दिस इज अ फैक्ट, क्या, द फैक्ट इज, तथ्य है। हमें इजारे के बाद दैट लगाना है ना, कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करना है, हमें वर्ब के बाद दैट लगाना है। तो द फैक्ट इज दैट, तथ्य है कि, क्या तथ्य है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन, पूरा क्या हुआ हमारा, द फैक्ट इज, तथ्य है कि, द सन राइजेस इन द ईस्ट। दैट के बाद का जितना भी पोर्शन हमारा ये है, ये सारा सबऑर्डिनेट क्लोज भी है और हमारा नाउन क्लोज भी है, ठीक है, क्योंकि एक वर्ब के बाद एकदम हेल्पिंग वर्ब के तुरंत में आता है, इसमें एक कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। इसी तरीके से ये मैंने आपको 4 टाइप बताया, एक 5th नंबर का और भी है इसमें सेंटेंस, टाइप को भी देख लेते हैं किस तरीके से। नाउन प्रोनाउन के अपोजिशन के रूप में 5th नंबर, यानी कि अगर हमारे पास कोई नाउन या प्रोनाउन दिया हो तो उस नाउन प्रोनाउन के अपोजिशन, अपोजिशन मीन्स उसके पास में किस तरीके से हम दैट, व्हाट, वेयर, व्हाई इस तरह का कोई वर्ड रख सकते हैं, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल, शी विल स्टूड फर्स्ट, वह प्रथम आएगी। स्टूड फर्स्ट मतलब स्टूड मीन्स खड़े होना, फर्स्ट प्रथम पर खड़े होने का मतलब है प्रथम आना, वह प्रथम आएगी, जैसे क्लास में फर्स्ट आते हैं। दिस इज सर्टेन, यह निश्चित है, यह निश्चित है कि वह क्लास में प्रथम आएगी, ठीक है। हमें सेंटेंस क्या बनाना है, यह निश्चित है कि, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, दिस इज सर्टेन दैट शी विल स्टूड फर्स्ट। इस तरीके से हमने दोनों सेंटेंस को दैट से जोड़ दिया। लेकिन यहाँ पर एक नोट करने वाली बात है जो आपको चाहे तो नोट करके लिख सकते हैं कि अगर सिंपल सेंटेंस में दिस आया हुआ है और हम उसे यहाँ पर लिखकर प्रिंसिपल क्लोज बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमें सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, दिस इज सर्टेन, ठीक है। तो अगर सिंपल सेंटेंस में दिस आया हुआ है और हमसे प्रिंसिपल क्लोज बनाना चाह रहे हैं, शुरू में लिखना चाहते हैं, तो हम सेंटेंस में दिस से स्टार्टिंग नहीं करेंगे, दिस को सब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, दिस या दैट कुछ भी यहाँ पर आया हो तो उसकी जगह पर हम इट लिखते हैं, ठीक है। तो आप लिखिए इट, इट इज सर्टेन, क्योंकि अब हमारा जो पार्ट बन गया सेंटेंस के, जो क्लोज बनी, ये क्या है, ये हमारा प्रिंसिपल क्लोज है, और उसके बाद दैट लगाकर जो पोर्शन हम बनाएंगे वो क्या होगा, हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज। तो इसके प्रिंसिपल क्लोज में दिस या दैट से आप सब्जेक्ट बनाकर स्टार्टिंग नहीं करेंगे, आप इट लिखिए। इट इज सर्टेन दैट शी विल स्टूड फर्स्ट। क्लियर? तो आई थिंक आपको एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। लेकिन अब तक जिन्हें एग्जाम्पल में हमने दैट जोड़ा, वॉट जोड़ा, और कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो आप इसमें जोड़ सकते हैं, उनकी लिस्ट मैंने आपको नीचे दी है, और इनका हिंदी मीनिंग भी है कि आप इनके हिंदी मीनिंग के थ्रू किस तरीके से सेंटेंस में इन्हें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। दैट, दैट का अर्थ होता है कि, ठीक है, जब आपको कोई किसी चीज के बारे में कोई फैक्ट बताना हो, कोई जानकारी देनी हो, तो आप दैट कंजक्शन का जोड़े और दोनों सेंटेंस को ऐड करते हैं, ठीक है। अगला है इफ, इफ मीन्स होता है कि क्या, ठीक है, कि क्या। तो इस तरह का अगर सेंटेंस में आता है, पूछने वाला सेंस हो, किसी से क्वेश्चन पूछने वाला, तो आप इफ जोड़े, इफ या वेदर, ठीक है, वेदर भी आ सकता है यहाँ पर। अगला हु मीन्स होता है कौन, लेकिन इनमें जब हम दोनों सेंटेंस को जोड़ेंगे तो इसका अर्थ कौन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, इसका अर्थ होगा कि कौन, ठीक है। वेयर, वेयर का अर्थ होगा कि कहाँ। वाई, वाई का अर्थ होगा कि क्यों, और हाउ, हाउ का अर्थ होगा कि कैसे, ठीक है। विच का अर्थ होगा कि कौन सा, और व्हाट का अर्थ होगा जो कुछ, ठीक है। व्हाट के लिए मैंने आपको बताया था, हिंट दिया था आपको, जहाँ कोई बात से वर्ड आए या लिसन वर्ड है वहां पर आप वर्ड लिखेंगे। जहां पर किसी वस्तु के बारे में कोई बात बताई जाए, निर्जीव वस्तु के बारे में विच लिखेंगे।
जहाँ किसी सजीव व्यक्ति के बारे में बात बताई जाए वहां आप हु का प्रयोग करेंगे। जहाँ किसी स्थान प्लेस से संबंधित बात की जाए वहां आप वेयर का यूज करेंगे। और जहाँ किसी सेंटेंस में कोई रीजन दिया जाता है, कारण, तो वहां पर आप वाई का यूज करेंगे। ये आपके लिए हिंट है ताकि आप एक्सरसाइज को सॉल्व कर सके। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये कुछ जो कॉम्प्लेक्स के हमने बताए नाउन क्लोज वाले आपको समझ में आए होंगे। इसी के बेस पे एग्जाम्पल रूल पढ़ के आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है।